तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। मैं श्याम आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे स्टडी ब्लॉग में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको ऐसे तरीका बता रहा हूं भाई, मैं झूठ भाई ग्रुप डी का ऐसा तरीका बता दूंगा कि आप सिलेक्शन को पक्का ले जाओगे भाई। आप ये कहोगे भाई ने क्या तरीका बताया ग्रुप डी का तैयारी करने का। भाई सबसे पहले तो भाई जो मैंने ग्रुप डी की तैयारी करी थी, आप भी जानते हो मैं रेलवे हॉस्पिटल अटेंडर रेलवे ग्रुप डी में हूँ। भाई मेरे 78 क्वेश्चन थे। मैं आपको ऐसे टाइम टेबल बता रहा हूँ, साथ ही टाइम टेबल के साथ साथ आपको ऐसा तरीका भी बता रहा हूँ कि आप अगर ग्रुप डी की तैयारी करोगे ना भाई, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ। आज जो भाई मॉक टेस्ट में या दोस्तों पढ़ने में कमज़ोर है, मॉक टेस्ट में 40 से 45 नंबर ला रहा है या पढ़ने में कमज़ोर है, भाई मैं उसको पूरा बेस्ट तरीका बता दूंगा कि आपको 75 से 80 का टारगेट लेकर चल रहा हूँ भाई मैं। अगर आप 75 से 80 टारगेट नहीं करो ना तो भाई जब कहना है। अगर दोस्तों जिस तरीके से मैं आपको बताऊँ उस तरीके से आप करोगे तो दोस्तों मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ आपको 75 क्वेश्चन 80 से कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों फाइनली सबसे पहले तो दोस्तों ये देखो भाई, मैं जो ये दो आरआरबी ग्रुप डी, सबसे पहले दोस्तों आपको सिलेबस देख लेना है। सिलेबस में आता क्या है भाई, जैसे कि आपको पता है दोस्तों सिलेबस में आपको पता है 25 नंबर का मैथ आता है और 25 नंबर दोस्तों 30 नंबर की रीजनिंग आती है और 25 नंबर की साइंस आती है और जीके जीएस यानी करंट अफेयर्स आपको 20 नंबर की आती है। यानी टोटल मिला के दोस्तों अगर बात करें तो यह दोस्तों 100 नंबर के मतलब क्वेश्चन आते हैं। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है और दोस्तों आपको पेपर करने के लिए 90 मिनट दिए जाते हैं। वहीं दोस्तों अगर बात करें दोस्तों आगे ऊपर दोस्तों, तो इस वीडियो में दोस्तों सबसे पहले मैं देख सकते हैं इस वीडियो में आपको ग्रुप डी की बेस्ट स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो मैं फॉलो करता था या जो मैंने फॉलो की थी और जिससे मैं दोस्तों रेलवे ग्रुप डी की तैयारी की थी। दोस्तों आप भी जानते हो मैं रेलवे हॉस्पिटल अटेंडर में हूं, जैसे कि आपको पता है दोस्तों। अगर आप भी दोस्तों रेलवे ग्रुप डी में भाई 40 से 45 नंबर ला रहे हो यानी मॉक टेस्ट भी लगा रहे हो, तो दोस्तों मैं उनको भाई ये रिक्वायरमेंट को 75 से 80 तक का ये टारगेट है। मतलब ये जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है दोस्तों, ये मैंने अगर दोस्तों आप इसको फॉलो कर लोगे दोस्तों, जो मैं बता रहा हूँ इस टारगेट को फॉलो कर लोगे दोस्तों, मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ दोस्तों आपको 80 नंबर मैं ग्रुप डी में गारंटी के साथ तैयारी करवाऊंगा। बस आपको करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों ये देखो भाई, जो रेलवे ग्रुप डी की दोस्तों सैलरी होती है दोस्तों 30,000 से 35,000 की होती है दोस्तों 7वें वेतन के अनुसार। वहीं दोस्तों 8वें वेतन में देखें तो 30 से 40% बढ़ जाएगी, यानी कि 50 से 55 के बीच हो जाएगी। और जो भाई डबल की कहते हैं भाई डबल मुश्किल है, मैं आपको बता दूं 40 से मतलब 50 हज़ार से 55 के बीच हो जाएगी। वहीं दोस्तों अगर स्टेज फर्स्ट में दोस्तों क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले देख सकते हैं मैं आपको स्टेज फर्स्ट में दोस्तों आपको क्या होगा, सबसे पहले आपको CBT 1 होगा यानी कि आपको कंप्यूटर वाइज टेस्ट होगा। यानी कंप्यूटर में क्या होगा दोस्तों 100% होंगे, 90 मिनट दिए जाएंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी दोस्तों। मैथ रीजनिंग साइंस और जीके जीएस होगा, जिसमें मैथ 25 नंबर का होगा, रीजनिंग 30 नंबर की होगी और दोस्तों साइंस है जो आपको 25 नंबर की होगी और जीके जीएस जो होगा दोस्तों 20 नंबर की होगी टोटल। अब दोस्तों उसके बाद आपको क्या होगा, उसका पीटी होगा दोस्तों। पीटी में क्या होगा यानी कि फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि फिजिकल क्या होगा दोस्तों, जो मेल है मेल के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेल के लिए बॉयज़ जो हैं उनके लिए 35 किलोग्राम का जो भार है दोस्तों 100 मीटर तक आपको उठाना होगा, खुद उठाना होगा भाई, ऐसा नहीं कि आपको किसी दूसरे का सहारा लोगे, आपको खुद उठाना पड़ेगा। और दोस्तों 2 मिनट तक आपको मतलब 100 मीटर जाकर आपको उसे रखना है। उसके बाद दोस्तों फीमेल की बात करूँ तो दोस्तों उनके लिए 20 किलोग्राम का भार है, यानी कि 100 मीटर में आपको मतलब 100 मीटर चलना है, उन्हें खुद उठाना पड़ेगा उन्हें भी, और दोस्तों 2 मिनट में उन्हें आगे वहाँ जाकर रखना है। तो दोस्तों फीमेल के लिए थोड़ा कम वेट है लेकिन मेल के लिए थोड़ा ज़्यादा है। उसके तो बाद दोस्तों आपको डीवी होगा, यानी डीवी में दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है दोस्तों, जैसे पता है आपने जो भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, यानी कि आप 10वीं हाई स्कूल लगा रहे हो, पैन कार्ड लगा रहे हो, ITI से भी अप्लाई कर रहे हैं भाई, या जो EWS का सर्टिफिकेट है या कास्ट सर्टिफिकेट है या आधार कार्ड है, पासबुक है और दोस्तों कम्युनिटी सर्टिफिकेट है, तो वो तो आपको मांगेंगे ही। साथ ही साथ दोस्तों जो आपको जॉइनिंग लेटर आता है ना, जॉइनिंग लेटर में आपको वो कंडक्ट सर्टिफिकेट मांगते हैं। तो जो मतलब आपको 3 साल से कोई आदमी मतलब कोई सर्विस वाला जानता हो आपका करेक्टर कैसा है, अच्छा है, तो वो ये जैसे कि आप किसी भी तहसीलदार से जैसे आप किसी भी तहसीलदार से साइन करवा सकते हैं, या फिर दोस्तों आप किसी भी एक डॉक्टर से फॉर्म साइन करवा सकते हैं। तो इस तरह आपको कंडक्ट सर्टिफिकेट मांगते हैं कि आपका जो चरित्र है, वो चरित्र प्रमाण पत्र भी मांगते हैं कि आपका, और जो स्कूल से भी आपको चरित्र प्रमाण पत्र मांगते हैं कि आपका चरित्र कैसा है, आप अच्छे हो या फिर आपको लड़ाई झगड़ा तो नहीं करते, तो वो आपको सब लिख के देते हैं। उसके दोस्तों आपको MET होगा। MET क्या होगा दोस्तों, मेडिकल टेस्ट। दोस्तों मेडिकल टेस्ट जो होता है दोस्तों, मैंने आपको वीडियो डाल दी है, उस वीडियो को देख लेना है। उसके बाद दोस्तों मेडिकल टेस्ट में क्या होता है दोस्तों, जो पोस्ट वाइज मतलब पोस्ट के अनुसार दोस्तों आपको मतलब मेडिकल के अनुसार आपको पोस्ट मिलती है। अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है तो आपको अच्छी पोस्ट मिलेगी, जैसे पॉइंट्स में मिल सकती है, और आपका स्टैंडर्ड अगर B2 है, C2 है, तो उसी हिसाब से आपको पोस्ट मिलेगी।
अब दोस्तों उसके बाद जो हम आते हैं, इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों यहाँ आपको यहाँ मिलेगा दोस्तों वैकेंसी 2025। दोस्तों जैसे कि आपको पता है 2025 में दोस्तों 32,438 वैकेंसी, जिसमें दोस्तों पीईटी के अनुसार दोस्तों हम मैं बात करूँ आपको एग्जाम के लिए 3 गुना बच्चों को बुलाया जाए, यानी कि दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो यानी कि 1 लाख लगभग लोगों को, बच्चे को यानी स्टूडेंट को बुलाया जाएगा भाई, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों अगर ऊपर बात करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों साइंस और फिजिक्स। अब दोस्तों साइंस में क्या आता है, फिजिक्स में क्या आता है, मैथ में क्या आता है, तो सबसे पहले मैंने खुद अपने हाथ से दोस्तों ये मतलब मैं खुद भाई ग्रुप डी में हूँ, तो मैंने खुद अपने हाथ से ये मतलब जो एक एक चैप्टर लिखा है कि क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता। अब दोस्तों देख सकते हैं सबसे पहले तो भाई अगर मैं बात करूं तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे यहाँ केमिस्ट्री में ये आएगा हमारे आसपास के पदार्थ, शुद्ध और अशुद्ध क्या होता है, जैसे चीनी अशुद्ध है या शुद्ध है, जैसे बालू शुद्ध है अशुद्ध है, हवा अशुद्ध है शुद्ध है, तो इस तरह आपको पूछता है। दोस्तों परमाणु और अणु आएंगे, परमाणु क्या होता है, जैसे कि आपको पता है एक छोटे से छोटा कण मतलब परमाणु होता है, एक छोटा छोटा कण अणु, अणु क्या होता है। और दोस्तों परमाणु, ये परमाणु संरचना आएगी, रेडियो धारिता आएगी, रासायनिक अभिक्रिया आएंगे, समीकरण आएगी, धातु है, धातु क्या होती है, धातु लोहा क्या है, धातु है, तो उस तरह आएगी। और दोस्तों अम्ल क्षार आएंगे, कार्बनिक रसायन आएंगे। दोस्तों ये केमिस्ट्री के पास हैं, तो दोस्तों ये केमिस्ट्री के पार्ट है देख सकते हैं। और आगे आगे और देख सकते हैं, मैंने बता दें अम्ल और क्षार आएंगे। क्या अम्ल है, जैसे कि आपको पता है हम आंवला क्या है, खट्टा होता है, तो दोस्तों अम्ल होता है। तो उसी तरह आपको क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है, उदासीन क्या होती है। और कार्बनिक रसायन है, तत्वों का वर्गीकरण, आवर्त सारणी आती है दोस्तों, आप जैसे कि पता है आपको मेंडल की आवर्त सारणी आती है, रासायनिक बंधन आते हैं, खाद एवं रासायनिक जैव अणु आते हैं। दोस्तों हमारी दैनिक जीवन में रसायन, यानी कि जैसे कि आप साबुन यूज करते हो, साबुन क्या है, और शैम्पू यूज करते हो, शैम्पू क्या है, उसी तरह आते हैं। और पर्यावरणीय रचनाएं आती है, पर्यावरण में क्या क्या हो रहा है। दोस्तों वहीं बहुलक भी आते हैं। बहुलक में दोस्तों ये क्या होता है, जैसे कि दोस्तों आपको पता है रबड़ क्या है, एक बहुलक है, उसी तरह आपको मतलब क्या पूछा जाता है। उसी दोस्तों आप बात करें फिजिक्स में, तो फिजिक्स में दोस्तों मात्रक आते हैं, मापन और मात्रक आते हैं, गति के नियम आते हैं, गति आती है। और दोस्तों बल आता है, मतलब बल और गति के नियम आते हैं, गुरुत्वाकर्षण आते हैं, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ये पार्ट आता है, ध्वनि आती है। और दोस्तों ऊपर बात करें ये देख सकते हैं, और आपको पदार्थ के यांत्रिक गुण आते हैं, ऊष्मा व ताप आती है, यानी कि ऊष्मा गतिकी आती है, प्रकाश आता है। और दोस्तों जैसे कि आपको पता है विद्युत आता है, विद्युत धारा, चुंबकीय प्रभाव। दोस्तों पिछली बार चुंबक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। और दोस्तों मानव नेत्र से भी आता है कि मानव नेत्र का जो रेटिना है वो कहाँ बनता है, या दोस्तों इस तरह पूछा जाता है। तो मानव नेत्र से पूछा जाता है। ऊर्जा के स्रोत भी पूछा जाता है, कौन से ऊर्जा के स्रोत हैं, तो ये सब पूछा जाता है। दोस्तों फिजिक्स और केमिस्ट्री के हैं, देख सकते हैं, ये मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री के बता दिए हैं। वहीं दोस्तों ऊपर बात करें यहाँ बायोलॉजी से भी देख सकते हैं। बायोलॉजी से दोस्तों जीव विज्ञान की शाखाएं आएंगी, जैसे कि आपको पता है कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं, इस तरह आएगा। मानव नेत्र आएगा, मानव नेत्र में दोस्तों बहुत सारे पार्ट आ जाते हैं, जैसे कि आपको पता है पाचन तंत्र आ जाएगा, कंकाल तंत्र आएगा, परिसंचित तंत्र आ जाएगा, उत्सर्जन तंत्र आ जाएगा, अंतस्रावी ग्रंथि आ जाएंगी, प्रजनन तंत्र आ जाएगा, तंत्रिका तंत्र आ जाएगा, श्वसन तंत्र आ जाएगा, ये सब उसी में पार्ट आ जाते हैं। वहीं दोस्तों पेशी है, आपको पेशीय तंत्र भी इसी में आ जाता है। उसके बाद कोशिका आ जाता है, रोग उपचार आ जाते हैं, पोषण आता है, अनुवांशिकी आती है, और दोस्तों परिस्थितिकी आ जाती है, और दोस्तों रुधिर आ जाता है, और जंतु वर्गीकरण आता है, मतलब वर्गीकरण, और पादप हार्मोन्स भी दोस्तों आपको पता है, जैसे आपको मतलब जो पौधे के भी हार्मोन्स होते हैं, तो और पादप जनन आ जाता है, पादप आकार की आ जाती हैं। तो दोस्तों उसी तरह देख सकते हैं, ये सब दोस्तों मैंने बताया रीजनिंग के हैं, जो पार्ट है जो मैंने बताया रीजनिंग के हैं। वहीं ऊपर जाते हैं, ऊपर जाने दोस्तों ये सॉरी दोस्तों मैंने अभी गलती से बोल दिया भाई, ये दोस्तों सब मैंने गलती से बोल दिया। ये भाई जो है ये बायोलॉजी से हैं, सब पार्ट जो मैंने बता दिए हैं। वहीं दोस्तों ऊपर जाते हैं, ऊपर जाने के बाद ये रीजनिंग के पार्ट आ जाते हैं दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ रीजनिंग के। और रीजनिंग के दोस्तों मैंने खुद अपने हाथों से लिखे हैं, देख सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग आ जाती है, अक्षर श्रृंखला आ जाती है दोस्तों, हिंदी इंग्लिश में लिख रहे हैं, हिंदी में लिख रहे हैं, दोनों तरफ से आप समझ सकते हो। कोडिंग डिकोडिंग आ जाती है, अक्षर श्रृंखला आ जाती है, शब्द गठन आ जाते हैं, वर्णमाला श्रृंखला आ जाती है, संख्या श्रृंखला आ जाती है, लुप्त संख्या आपको लुप्त संख्या भी आ जाती है, पासा भी आता है, घनगणा भी आता है, आकृतिक गणना आती है, रक्त संबंध आता है, कैलेंडर आता है। वहीं दोस्तों ऊपर बात करें देख सकते हैं, और दोस्तों आपको घड़ी आती है, दिशा दूरी आती है, न्याय संगत आते हैं, क्रम व्यवस्था आती है, बैठने की व्यवस्था आती है, व्यय आरेख आती है, कथन निष्कर्ष आता है, और कथन कार्रवाई आ जाती है दोस्तों, कथन निष्कर्ष। और दोस्तों यहीं देख सकते हैं आपको कथन निष्कर्ष, कथन कार्रवाई, दर्पण भी आ जाते हैं, आकृति की श्रृंखला भी आती है, कागज मोड़ना भी आ जाता है, और आकृति को पूरा करना भी आता है। भाई ये आते हैं भाई, इससे भाई ऐसा मत कि सबसे पहले मैं रीजनिंग के वो बता रहा हूँ जो आता है भाई। वहीं दोस्तों मैथ की बात करें, देख सकते हैं मैथ का सिलेबस, मैथ में ग्रुप डी में मैथ का सिलेबस, संख्या पत्ती,
दशमलव, भिन्न, लय से, में से, और अनुपात, समानुपात, और क्षेत्रमिति, समय, दूरी, लाभ हानि, बोडमास नियम, प्रतिष्ठा, कार्य समय। वहीं दोस्तों साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, वर्गमूल, घनमूल, पाइप, टंकी। वहीं दोस्तों ऊपर बात करें और देख सकते हैं यहाँ सरलीकरण, औसत, आयु, मिश्रण, छूट यानी चाल और समय, दूरी, नाव, धारा, क्षेत्रमति 2D, क्षेत्रमति 3D, और बीजगणित आता है। और दोस्तों आपको ऊपर एक और आते हैं, देख सकते हैं, और ये दोस्तों त्रिकोणमिति आते हैं, ऊंचाई, दूरी, और सांख्यिकी, और रेलगाड़ी। अब भाई ये मत समझना कि भाई इतने भाई बता रहे हो, भाई मैं ये आपको वो बता रहा हूँ जो आते ही आते हैं भाई। इनमें से अगर एक एक क्वेश्चन भी लगाओगे तो भाई आते हैं, ये मत करना कि भाई आप मैं शॉर्ट में बताऊँ। भाई मैं शॉर्ट बताने वाला नहीं हूँ कि बहुत से भाई शॉर्ट बता देते हैं, मैं शॉर्ट बताने वाला नहीं हूँ। जो आते हैं टॉपिक में वही आपको बता रहा हूँ, ठीक है भाई। तो अब दोस्तों पढ़ने का टाइम टेबल में आपको बता दूं। तो सबसे पहले आपको टाइम टेबल कैसे बनाना है ग्रुप डी के, जो भाई ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं वो टाइम टेबल कैसे बनाए, तो देखो सुनो। सबसे पहले भाई मैं अपना जो टाइम मैं आपके अनुसार बता रहा हूँ। आपको सुबह 7 बजे खड़े होना है, सबसे पहले 6 बजे खड़े होना है। और भाई एक बात बता रहा हूँ, ऐसा नहीं सुबह 6 बजने के बाद तुरंत ही पढ़ने लगो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, क्योंकि भाई मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको मैं तुरंत कि आपको 6 बजे उठ पढ़ने लग जाओ, नहीं भाई मैं ये नहीं कहूँगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले सुबह खड़े होना है। सुबह खड़े होने के बाद आपको व्यायाम करना है, फ्रेश होना है। मतलब व्यायाम करने से क्या होता है दोस्तों, आप भी जानते हो, माइंड थोड़ा फ्रेश होता है, आपका जो माइंड है वो अच्छे से काम करने लगता है। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं तो आपको सुबह 7 बजे से लगना है। जैसे अब दोस्तों वो आपके ऊपर एडजस्ट में, कभी कभी आपको टाइम नहीं मिलता, तो मैं आपके अनुसार बताऊं, सुबह 7 बजे से 11 बजे तक आपको क्या करना है, आपको जीके, जीएस और साइंस पढ़ें। अब भाई आप कहोगे भाई नु जीके, जीएस, साइंस ही क्यों पढ़ें। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं, सुबह जब आपका माइंड फ्रेश रहेगा ना, तो जीके और जीएस यानी जीके जीएस का सबसे ज़्यादा रोल होता है, और साइंस का सबसे ज़्यादा रोल होता है। इसलिए दोस्तों आप जीके, जीएस और साइंस पढ़ें। अब साइंस में जैसे दोस्तों बायोलॉजी है, फिजिक्स है, और दोस्तों केमिस्ट्री है, इन तीनों सब्जेक्ट को पढ़ना है आपको 3 से 4 घंटा में, और जीके जीएस पढ़ना है। अब आपको एडजस्टमेंट करना है कि आपको कैसे पढ़ना है, लेकिन मैं फिलहाल में बता रहा हूँ 7 से 8। तो आपको पता है 4 घंटे हो जाते हैं दोस्तों, 4 घंटे में आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़ने हैं, यानी कि साइंस पढ़नी है। उसके बाद दोस्तों आपको रेस्ट ले लेना, थोड़ी देर रेस्ट लेने के बाद दोस्तों दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक आपको मैथ और रीजनिंग पढ़नी है। अब दोस्तों भाई ये कहोगे मैथ और रीजनिंग दोपहर में क्यों बता रहे हो, भाई मैं आपको बता रहा हूँ, आपको भाई आप भी जानते हो, गाँव से होंगे भाई, बहुत से भाई शहर से भी होंगे। तो भाई जो दोपहर में आपको नींद आने लगती है, नींद आने से मतलब थोड़ा आपको हरारत होने लगती है, आपको ऐसा लगता है कि अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको क्या करना है, सबसे पहले दोपहर में आपको क्या 1 से 4 बजे तक आपको मैथ और रीजनिंग पढ़ना है। उससे आपका माइंड है ना थोड़ा अच्छे से काम करेगा, ठीक है। अब 5 से 6 बजे आपको रिवीजन करना है। जैसे आपको पढ़ने के बाद आपको 5 से 6 बजे तक आप रिवीजन करना है कि मैंने क्या पढ़ा है। अब रात के लिए मैं बता रहा हूँ, रात आपको रिवीजन है ना 5 से 6 बजे के बीच ही करना है, 1 घंटे में, कि मैंने क्या क्या पढ़ा है उसे रिवीजन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों 8 से 11 बजे तक, यानी 8 से, अब दोस्तों 8 से 11 बजे तक क्यों बताऊँ दोस्तों, ऐसा तो नहीं है भाई कि आप 10 बजे सोने लगते हो, भाई बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको 11 बजे से लगा हुआ बताऊँ 12 बजे तक तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि भाई 6 घंटे की नींद बहुत होती है यार। अब अगर आप 12 बजे भी सोओगे तो 6 बजे खड़े हो गए तो 6 घंटे की नींद बहुत होती है। इसलिए आप मैं फिर भी यही रिक्वायरमेंट हो, आप 11 बजे तक पढ़ो, क्योंकि भाई नाइट का पढ़ना है ना, मैं कह रहा हूँ नाइट का पढ़ना सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। मैं ये कहूँगा नाइट का पढ़ना है ना सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए आप नाइट में ज़्यादा पढ़ें, 8 से 11 बजे तक, यानी 3 घंटा पढ़ें। उसमें क्या करना है दोस्तों, आपको सबसे पहले देख सकते हैं, सबसे पहले आपको जो पढ़ा है उसे तो रिवीजन करोगे ही करोगे, एक बार और रिवीजन कर लेना है मेरे कहने से भाई, क्योंकि मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ, क्योंकि आपको रिवीजन करना है, क्योंकि मैंने साइंस की तैयारी करवा, मैं बोला साइंस नहीं, साइंस आपको मॉर्निंग में रहेगी सही। आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले मॉक टेस्ट साथ ही साथ लगाते चलना है, और आप साथ ही साथ मॉक टेस्ट चलाते लगाते रहोगे ना। आपको ये ऐसा मत करना कि पहले मैं पूरा सिलेबस करूँगा उसके बाद दोस्तों मैं मॉक टेस्ट, नहीं। आपको क्या प्रीवियसर और मॉक टेस्ट और प्रीवियसर आपको साथ ही साथ लगाते रहना है, ठीक है ना। आपको साथ ही साथ लगा तो आपको मॉक टेस्ट लगाते रहना, और 2022 में ग्रुप डी के जो प्रीवियसर हुए थे पेपर उन्हें लगाना है। और दोस्तों साथ ही साथ ऐसा नहीं, प्रीवियसर उसमें मैथ रीजनिंग साइंस तीनों को लगाना है। उसके बाद दोस्तों बुक से जो आपने जो मैथ रीजनिंग पढ़ा है ना उसके प्रश्न निकाले। जैसे आपने मैथ पढ़ लिया है मॉर्निंग में, रीजनिंग पढ़ ली है, तो उन क्वेश्चन को है ना आपको बुक से निकालना है भाई, क्योंकि आप बुक से निकालोगे, आपको प्रैक्टिस करनी है, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा पढ़ना है भाई, ठीक है ना। अपने आप से प्रैक्टिस करो, ऐसा नहीं, ऐसा तो मत करना भाई कि बिल्कुल मैथ पढ़ लिया मैं ऐसा नहीं कि मैथ 1 ही घंटा पढ़ूंगा, ये गलत है भाई। जब आपको समझ में आ गया है मैथ, तो उसके क्वेश्चन आपको जो आपने मानो संख्या पद्धति आपने चैप्टर पढ़ लिया, तो उसके जो आपको जो बुक में उदाहरण होते हैं और जो बुक में प्रश्न होते हैं उन्हें निकालें,
मतलब साथ ही साथ निकालते चलें रात में, ठीक है। और जैसे रीजनिंग का कोई चैप्टर पढ़ लिया, क्लॉक का, घड़ी का, जैसे आपने घड़ी का जो चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर पढ़ने के बाद आपको जो घड़ी जो बुक होती है ना, बुक में से निकालें। अब बुक में से निकालें, क्योंकि दोस्तों पढ़ तो लिया है ऑनलाइन, अब आपको बुक से निकालना है, इसलिए आप ऐसे निकालना, ठीक है। और मॉक टेस्ट लगाना है और प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं 2022 में ग्रुप डी के जो हुए हैं, ठीक है। अब भाई तो मैथ कैसे पढ़ें, एक पेड बैच जरूर ले लें भाई। अब मैं कहूँगा भाई, आप कहोगे पेड बैच लेने क्यों कह रहे हो भाई साहब, मैं कह रहा हूँ कि मैथ सबसे ज़्यादा अच्छा मतलब रोल है, मतलब वैसे तो सभी का रोल है भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैथ आपको मतलब जैसे पेड बैच ले लेना है और मैथ को बिल्कुल तसल्ली से पढ़ें, मतलब घबराए नहीं। आप ये मत समझे कि मेरे पे मैथ कमज़ोर आता है, मेरा कमज़ोर है तो मेरा सिलेक्शन, बहुत से भाई का अलग अलग कमेंट आ रहा था भाई मैं आपको बताऊँ, बहुत से भाई का अलग अलग कमेंट आ रहा था कि भाई मेरा मैथ थोड़ा कमज़ोर है, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? भाई मैं कह रहा हूँ हो जाएगा। आप कह रहे हो कैसे भाई, अभी 6 महीने हैं, 6 से 7 महीने आपको तैयारी करनी है। मैथ को बिल्कुल अच्छे से पढ़ो और अच्छे से पढ़ने के बाद बेसिक से पढ़ो, ज़्यादा घबराए नहीं, और साथ साथ 1 से 25 तक के स्क्वायर याद कर लो और बेसिक स्टडीज करना है। मतलब आपको ट्रिक पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ट्रिक पर, जो ट्रिक वाले सवाल है उन्हें ट्रिक से निकालो और जो बेसिक सवाल है उन्हें बेसिक से निकालो। ऐसा नहीं आप बेसिक वाले सवाल ट्रिक से निकालना कोशिश कर रहे हो, नहीं भाई, जैसे आपको टीचर पढ़ा रहे हो उस तरह पढ़ो, और जो जो आपको ट्रिक पर होते हैं ना उन्हें ट्रिक से करो। ऐसा नहीं जो ट्रिक से हो रहे हैं उन्हें बेसिक से करो, ऐसा भी मत करो भाई, ऐसा भी मत करो। जो आपको ट्रिक से हो रहे हैं उन्हें बेसिक से करो, ऐसा मत करो। जो बेसिक से हो रहे हैं उन्हें बेसिक से करो और जो ट्रिक से हो रहे हैं उन्हें ट्रिक से करो, ठीक है ना। तो आपको इस तरह करना है। और भाई मैथ को पूरा पढ़े, फुल कोर्स करें और साथ ही साथ मॉक टेस्ट लगाते रहें और भाई प्रीवियस ईयर पेपर भी लगाते रहें, मैंने बताया पीछे। और मैथ का एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद बुक से प्रश्न निकालें और साथ ही साथ मतलब चैप्टर के सभी फॉर्मूला पहले लिख लें। भाई मैंने जो बताया था अभी, मैंने क्या किया था, जो मैथ पहले एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप बुक से प्रश्न निकालें। जैसे आपको संख्या पद्धति आपका पूरा पद्धति संख्या पद्धति एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब आपको क्या करना, उसके प्रश्न है ना, उसके प्रश्न आपको बुक से निकालें, साथ ही साथ निकालते चलें, ठीक है। और क्या करें, आपको एक, जैसे आपको संख्या पद्धति में आप जानते हो दोस्तों, संख्या पद्धति में स्थानीय मान आता है और दोस्तों और भी आते हैं, जैसे गुणनखल निकालने आते हैं, मतलब और अभाज्य संख्या आती है, भाज्य संख्या। तो उन सभी के जो मतलब टॉपिक वाइज है ना, जैसे टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं, जैसे उनके सभी के दोस्तों आपको क्या करना, आपको फॉर्मूला पहले ही लिख लेना है, मतलब एक पेज पहले ही लिख लेना है, एक पेज पहले ही फॉर्मूला लिख लेना है। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिख लेना है पहले ही, एक पेज पर फॉर्मूला लिख लेना है और पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहो भाई, क्योंकि प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है भाई। साथ ही साथ प्रैक्टिस करते रहोगे ना, आपको ये पता चलती रहेगी कि भाई हाँ मैं भी कुछ पढ़ने में कितना मतलब मेरे पे आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है ना। और वहीं बात करो दोस्तों, आप मैं टीचर की बात, तो दोस्तों टीचर में आपका आदित्य सर पढ़ सकते हो, साहिल सर पढ़ सकते हो, और RW जो राहुल सर हैं, जो राहुल सर हैं, वो अच्छा पढ़ा रहे हैं, उनका भी बैच ले सकते हो, आपके ऊपर है वो। और आप बाकी आपके ऊपर, आप किस टीचर से पढ़ते हो, आप अदर टीचर से पढ़ सकते हो। मैं नहीं ये नहीं कहूँगा कि भाई इस टीचर से पढ़ लो, इस टीचर से पढ़ लो, नहीं, आपके भी ऊपर है भाई, आप किससे पढ़ना चाहते हो, ठीक है ना। क्योंकि आप सब पढ़ाते सब एक साथ, लेकिन पढ़ाने का अंदाज सबका अलग अलग होता है। वहीं दोस्तों रीजनिंग की बात करें तो दोस्तों रीजनिंग में सबसे ज़्यादा रीजनिंग पूछी जाती है भाई, 30 नंबर की रीजनिंग पूछी जाती है, आप भी जानते हो भाई। अब 30 नंबर की रीजनिंग भाई, रीजनिंग में अगर आपको 30 में से, आप भी जानते हो ग्रुप डी में सिलेक्शन का रामबाण है, यानी भाई रीजनिंग आप 30 में से 28 करते हो तो आपका ग्रुप डी में सिलेक्शन रामबाण है। क्योंकि आप भी जानते हो भाई दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग में दोस्तों 30 में से दोस्तों 30 तो कोई नहीं कर सकता, इस बात को दोस्तों ये ध्यान रखना, 30 में से 30 कोई नहीं कर सकता। मैं आपको 30 कोई नहीं कर सकता, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 27 कर लेगा, 28 कर लेगा, 29 कर लेगा, लेकिन 30 नहीं कर सकता, क्योंकि 1-2 गलत हो जाते। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है, मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, रीजनिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें भाई, रीजनिंग पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि भाई आप भी जानते हो रीजनिंग 30 नंबर की आती है भाई, रीजनिंग 30 नंबर की आती है। तो मैं ये कहना होगा 27 और 28 क्वेश्चन हो जाएंगे ना, मानो आपके रीजनिंग में 27 क्वेश्चन हो गए और मैथ में 15 क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। साइंस में आपको 20 क्वेश्चन हो गए और GS में 15 क्वेश्चन हो गए, लगा लो यार 15 30 तो ये हो गए, 30 और 20 कितने हो गए, 50 और ये 27 कितने हो गए, 70 बैठ रहे, बताओ 70 नंबर पे नंबर नहीं आएगा भाई, नंबर 100 में 100% है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, सबसे पहले अब मैं यही बताऊँगा आपको, तैयारी देख लो कैसे करनी,
कैसे कैसे मतलब क्या क्या लगना है देख सकती हैं। तो आपको क्या करना है, 27 से 28 आपको रीजनिंग में कम से कम आपको लाने ही होंगे भाई। और प्रैक्टिस ज़्यादा करें रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग में ना भाई, रीजनिंग में सिलेबस से ज़्यादा प्रैक्टिस है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, प्रैक्टिस है रीजनिंग में। इसलिए आपको पहले सिलेबस ही करते चलें साथ ही साथ, और लेकिन प्रैक्टिस ज़्यादा करें। और मैं ये नहीं कहूँगा भाई रीजनिंग का आप बैच लो, क्योंकि आपके ऊपर आप बैच ले सकते हो, वरना यूट्यूब से भी बहुत ज़्यादा फंडा है रीजनिंग का, आप पढ़ सकते हो। और मैं टीचर बताऊँ तो भाई RWS से पढ़ सकते हो, दीपक सर वाईफाई स्टडी से पढ़ सकते हो, अड्डा से पढ़ सकते हो, दोस्तों एग्जामपुर से पढ़ सकते हो। आपके ऊपर आप किस टीचर से पढ़ना चाहते हो, क्योंकि भाई आपके भी ऊपर है ना आप किस टीचर से पढ़ते हो। वहीं दोस्तों आप बात मैं करूँ तो 9 से दोस्तों साइंस की बात दोस्तों 9th और 10th की सबसे पहले NCERT 2 बुक ले लें, और उन्हें बेसिक थ्योरी वाइज साइंस पढ़ें। उन्हें रटना नहीं है। ग्रुप डी में बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई साइंस। अब आप कहोगे भाई आप तो सभी महत्वपूर्ण बता रहे हो, भाई मैं कह रहा हूँ भाई रीजनिंग और साइंस ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं फिर कह रहा हूँ भाई, रीजनिंग और साइंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई। अब वो मैं और बताऊंगा आपको कैसे कैसे देख सकते हैं। फिलहाल में इन्हें देखो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ साइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले NCERT की 9th और 10th की 2 बुक ले लें, और उन्हें दोस्तों बेसिक से पढ़ें, उन्हें अच्छे से पढ़ें। उन्हें ये देखें कि दोस्तों जैसे कि आपको 9th की बुक मिलेगी ना, तो उसमें दोस्तों आपको थ्योरी वाइज पढ़ोगे उसमें। उसके बाद दोस्तों जैसे भी आप पढ़ोगे ना, थ्योरी वाइज पढ़ोगे, आपको थ्योरी वाइज पढ़ोगे, आपको खुद के खुद समझ में आ जाएगा यार, खुद पे खुद, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जिन भाई पर साइंस थोड़ा कमज़ोर है, या पढ़ने में कमज़ोर है, या साइंस को अच्छा सा करना चाहते हैं, तो दोस्तों मैं कहूँगा साइंस मैग्नेट यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हो, या दोस्तों एक बैच ले सकते हो, बैच ले सकते हो। आप बैच किससे लेना चाहते हो आपके ऊपर है, आप RWA का भी ले सकते हो, और आप दोस्तों साइंस मैग्नेट पर यूट्यूब चैनल पर फ्री भी पढ़ सकते हो, वो आपके ऊपर है। और शायद दोस्तों अब मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, वो आपके ऊपर है, आप किस टीचर से पढ़ना चाहते हो। आप साइंस मैग्नेट से पढ़ सकते हो, RWA से पढ़ सकते हो, बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे, लेकिन मेरा मायना तो यही है दोस्तों। मैंने जो पढ़ा था, मैं साइंस मैग्नेट पर पढ़ा था। साइंस मैग्नेट जो नीरज सर हैं उनसे ही पढ़ा था, आप भी उनसे पढ़ सकते हो। वहीं दोस्तों GK GS की बात करें दोस्तों, GK GS में आपको GK GS में दोस्तों लूसेंट की बुक ले लेनी है बस। उसमें तो दोस्तों सबसे पहले तो देखो सुनो, आप जानते पॉलिटी आती है, हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है। यार कहाँ तक पढ़ोगे साइंस को। पॉलिटी में क्या करना है, अनुच्छेद याद कर लेना है मेन जैसे मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में आता है, किस भाग में आता है। और दोस्तों मौलिक कर्तव्य याद कर लो। और दोस्तों जैसे संसद की कार्यपालिका, उनका कार्यकाल कब से कब होता है, राज्यपाल का कार्यकाल कब से कब होता है, राज्यपाल की नियुक्ति और अनुच्छेद, ये सब करने हैं बस। हिस्ट्री में आपको क्या करना है, अकबर का शासनकाल कब से कब तक रहा था, अकबर के पिता का नाम क्या था, और पानीपत का युद्ध कब हुआ था। तो ये सब लास्ट में लूसेंट में देख लेना है। ज्योग्राफी भूगोल में जैसे आपको पता है भूगोल में क्या होता है। भूगोल में दोस्तों जो नेपाल से लगने वाले राज्य, भूटान से लगने वाले राज्य, बांग्लादेश से लगने वाले राज्य, ये सब याद करने हैं बस, मेन करने हैं आपको। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ देख करंट अफेयर में क्या करना है दोस्तों, आपको एक सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, आपको एक स्पीडी की बुक ले लेनी है, स्पीडी की। उस करंट अफेयर में दोस्तों मतलब सम्मेलन समारोह कर लेने हैं, योजनाएं कर लेनी, मिस वर्ल्ड कर लेनी है, फिल्म महोत्सव कर लेनी है, वर्ल्ड की बजट कर लेनी है, मोबाइल ऐप कर लेने हैं, अभ्यास कौन सा अभ्यास कहाँ हुआ है, खेल कर लेने हैं, राज्यपाल कौन सी मतलब किस राज्य का कौन सा राज्यपाल है, मुख्यमंत्री किस राज्य का कौन सा मुख्यमंत्री नियुक्ति कर लेनी है, कौन सा मतलब वर्तमान में कौन क्या है, नृत्य याद कर ले, पुरस्कार याद कर लेने, अवार्ड याद कर लेने। तो ये याद कर लेने बस। अब एक बात आओ, अब दोस्तों मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। अब दोस्तों सुनो, देखो मैथ, रीजनिंग, साइंस और GK GS। मैथ आती है 20 नंबर की। मैथ नंबर आती है दोस्तों कितने नंबर की है मैं बता रहा हूँ। मैथ आती है दोस्तों आपको 25 नंबर की, रीजनिंग आती है 30 नंबर की, साइंस आती है 25 नंबर की, GK 20 नंबर की, टोटल 100 नंबर हो गए। दोस्तों मैं कह रहा हूँ आप इनमें से 25 नंबर मैथ में से दोस्तों ज़्यादा नहीं यार 15 ले आओ बस। 15 तो ले आओगे ना। रीजनिंग में दोस्तों 25 तो करने ही पड़ेंगे भाई। साइंस में दोस्तों 20 करने पड़ेंगे, पक्का करने पड़ेंगे भाई 20। और वहीं दोस्तों GK GS में से दोस्तों मैं कह रहा हूँ 15 ले आओ बस, ज़्यादा नहीं। अब दोस्तों खुद ही हिसाब लगा लो यार, आपका नंबर ना आए तो भाई से ये कहना क्या कह रहा है भाई। तो 15 और 15 30, 30 और 20 50, 50 और 25 75। किसी से भी कह देना भाई नंबर ना आए तो जब कह देना भाई। ये भाई का तुम्हारा फंडा है बताने का, लेकिन भाई तैयारी करो भाई। आप अपने आप पे ये करो मैं मैथ में कमज़ोर हूँ ये मत समझो, बस मैं कर सकता हूँ भाई। तैयारी करो, अभी से ही लग जाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, जो मैंने बताया नहीं फंडा बस इससे ही तैयारी करो भाई।
और भाई अगर वो भाई कमज़ोर है पढ़ने में तो भाई मैं तो यही कहूँगा भाई आप पहले एक बैच ले लें, क्योंकि बैच से कंप्लीट करो, साथ साथ प्रीवियस से लगाते सरें और मॉक टेस्ट लगाते सरें। और जैसे मैंने ये आपको तरीका बताया इसी तरीके से कम तैयारी कर ले भाई। जो मैंने बताया ना भाई, नंबर कहीं ना जाएगा। और भाई जो भी ये बताना कट ऑफ हाई जाएगी, मैं कह रहा हूँ भाई कट ऑफ SC की ना, SC की 65 से 68 के बीच रह जाएगी भाई। OBC की बात करूं, OBC की दोस्तों 70 से 75 जाएगी। जनरल की बात करूं UR की, तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ 75 से 80 के बीच जाएगी इतनी। तो भाई दोस्तों मैं ST की बात करूं तो दोस्तों 55 से 60 के बीच तो रहेगी भाई इतनी। अब ये मत कहना यार, आप भी जानते हो यार, अभी NTPC का भी पेपर होगा, RPF का भी पेपर होगा, और दोस्तों आप ALP का भी पेपर होगा, JEE का भी पेपर हुआ है दोस्तों, और दोस्तों UP पुलिस का पेपर हो। बहुत सारे बच्चे अलग अलग उसमें चले जाएंगे यार, कट ऑफ बेशक हाई जाएगी, लेकिन आप अपनी तैयारी पर ध्यान दो। मैं कह रहा हूँ आपका जो मैंने ये रूल बताया इसे तैयार कर लो यार, आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है भाई। तो भाई वीडियो अच्छी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने भाई को कुछ भी पूरा कमेंट कर देना। तो वीडियो अच्छी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।